गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइकोप्लाज्मा के सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना कि ये जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहलाते हैं, पीपीएलओस क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, इन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल की। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ये किस प्रकार के दिखते हैं, या फिर इनका एक कोशिका का जो स्ट्रक्चर है यूनिसेल्युलर है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो माइकोप्लाज्मा है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती। इनकी बाहर की जो बाउंड्री होती है उसमें देखिए ट्रिपल मेम्ब्रेनस होते हैं ये। इसमें 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये देखिए आप इसको, ये आपको बीच वाली एक लेयर है, अंदर की एक लेयर है और बाहर की एक लेयर है। तो इसमें जो एक तरह से 3 लेयर्ड और ट्राई लेमेलर लाइपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, या केमिकली अगर आप इसे कहें तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये 80 से 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सभी चीज़ों को आने नहीं देती, कुछ को बहुत अच्छे से आने देती है, कुछ को रोक देती है। इसीलिए ये एक तरह से चयनित है, परमिएबल मेम्ब्रेन। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल आप देखेंगे कि इसको एंजाइम जैसे और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वगैरह अफेक्ट नहीं कर सकते। जो साइटोप्लाज्म होता है वो किससे बंधा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी बॉडीज़ या क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता। इसमें सिंपल इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, या न्यूक्लियोइड होता है, या जीनोफोर कह लीजिए, जो आप बैक्टीरिया में कहते थे। वैक्यूल्स इसमें कभी कभी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं होती हैं प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, जो कि किसकी पहचान है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। ग्रैन्युलर राइबोसोम्स होते हैं, इसमें सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस है जो कि सर्कुलर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये। इसके अलावा इसमें आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स का मौजूद होता है। सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ और मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं। अब अगर इसके प्रोटोप्लाज्म के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसमें डीएनए कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 4 से 6%, आरएनए 8 to 15%, एंड अदर जो इसमें जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में होता है, जबकि डीएनए जो होता है उसके माइन्यूट सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस होती है। एस्टर कोलेस्ट्रॉल माइकोप्लाज्मा सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये इसके कारण ही कुछ कुछ एनिमल सेल से अपनी सिमिलैरिटी दिखाते हैं। इनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होते, एंड अबाउट 40 टाइप्स ऑफ अदर एंजाइम्स आर प्रेजेंट। सो सिंपल इसकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन अगर आप माइकोप्लाज्मा की रेफ़र करें, जो कि इसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आप कहेंगे प्रोटीन इसमें 50 से 80% है, लिपिड अबाउट 40% है, आरएनए इज़ 8 to 15%, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, डीएनए इज़ 4 to 6%। इस प्रकार से इसका एक स्ट्रक्चर मौजूद है इसमें। ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है। इसके अलग अलग नाम आपको हम बता ही चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये इस प्रकार के जो जीव जो हैं, प्लियोमॉर्फिक जीव, ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, किस प्रकार से ये जनन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप मोरोविड्स और टॉटिलॉट साइंटिस्ट जो थे उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये दे डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्शुअल और सेक्शुअली। लैंगिक और अलैंगिक जनन इसमें मौजूद नहीं होता। इसमें जो जनन होता है या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है और फिर पूरा का पूरा बन जाता है, या बडिंग के थ्रू होता है, यानी छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती हैं, ये आपको हम बैक्टीरिया में बता चुके हैं, या फिर ये यंग एलिमेंट्री बॉडीज़ के थ्रू जनन करता है। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप समझ लें अच्छे से। जो यंग एलिमेंट्रीज बॉडीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें माइकोप्लाज्मा में। जब इसमें रिप्रोडक्शन होने का समय आता है
तो सबसे पहले जो प्रोसेस इसका होता है वो छोटी स्मॉलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं माइकोप्लाज्मा की, उनको तो हम कहते हैं प्राइमरी बॉडी, एज यू आर सीइंग इन दिस, ये प्राइमरी बॉडी है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ी होती है साइज़ में, खाना पीना बहुत अच्छे से लेती है क्योंकि अब उसको 1 से 2 होना है, तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेल, या इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद वो और बड़ी हो जाती है कोशिका, और बड़ी होकर के अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन के द्वारा 1 से 2 में विभाजित हो जाए, जैसा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर ये इसमें अंदर छोटी छोटी और प्राइमरी बॉडीज़ बन जाएं, जिन्हें आप एलिमेंट्री बॉडीज़ कहते हैं। तो वो एलिमेंट्री बॉडीज़ जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो बर्स्ट हो जाती हैं और फिर से एक नया माइकोप्लाज्मा बना सकती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। यहाँ पर ये देखिए, प्राइमरी बॉडी, इंटरमीडिएट बॉडी, लार्ज सेल हो गई, या तो ये बाइनरी फिजन से 2 में डिवाइड हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएंगे, या फिर यहाँ छोटी छोटी इसमें बड़ी कोशिका में छोटी प्राइमरी बॉडीज़ या एलिमेंट्री बॉडीज़ बन जाएंगी। फिर ये इसमें से निकल के फिर से एक नई तरीके से जीवन शुरू कर सकती हैं। ये इसका स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो कई बार बहुत मतलब एक बड़ा सब जो आता है, बड़ा क्वेश्चन इस पर आ सकता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है कि बताइए एलिमेंट्री बॉडी से किस में जनन होता है, प्राइमरी एलिमेंट्री बॉडीज से तो आप माइकोप्लाज्मा कहेंगे, या पूछ सकता है बताइए वो प्रकार कौन से हैं कि माइकोप्लाज्मा में जो जनन के काम में आते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है क्या इसमें सेक्सुअल जनन होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस, आपको उसका ध्यान रखना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं उसकी आपकी बुक्स में पूरी एक लिस्ट दी हुई है। कुछ इम्पॉर्टेंट आपको डिजीज़ेज़ हम बता देते हैं जो कि अक्सर आपके कुछ प्रैक्टिकल्स में हम आपको कराते हैं, कुछ आपको थ्योरी में आसानी से याद हो जाती हैं। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे प्लांट डिजीज़ेज़ में है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये आपके कोर्स में है, प्रैक्टिकल में भी आपको ये कराया जाएगा। दूसरी डिजीज़ है, देखिए लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में क्या होता है, इस माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन के कारण लिटिल लीफ, जैसा इसका नाम बता रहा है, बैंगन की जो पत्तियां होती हैं, किसी भी पौधे में खाना कौन बनाता है, पत्तियां। पत्ती जितनी बड़ी होगी उतना अधिक खाना बनाएगी। अब जब ये पत्ती छोटी हो जाती है इसके इन्फेक्शन के कारण, तो खाना कम बन पड़ता है, तो उससे क्या होता है, फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है। इसीलिए इस डिजीज़ को हम कहते हैं लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल। दूसरी है बंची टॉप ऑफ बनाना, यानी बड़ा साइज़ नहीं होगा, बंच सा बन जाएगा पत्तियों का ऊपर। फिर है सैंडल स्पाइक डिजीज़, सीजेम फिलोडी, और विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो। विचेस ब्रूम यू नो, आप कभी भी जैसे किसी फॉरेस्ट के थ्रू चलें या जहाँ बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन है वहाँ अगर आप जाएं तो कई पौधों में आप ये देखेंगे, ये देखिए हमने इसे एक्सप्लेन भी करा है जो इसके सिम्टम्स हैं, कि सिम्टम्स में क्या हो सकता है इसमें, कि स्टेम जो है वो पतला हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ कुछ जगहों पर मोटा, कहीं नॉर्मल रह सकता है। पत्तियाँ जो होती हैं वो येलो हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है, देखिए यानी ऊपर की जो अक्षीय जो कलिकाएं होती हैं ये बढ़ती हैं और क्या करती हैं, अपने आप को एक बंच में ले आती हैं। जनरली आप क्या देखते हो, अक्षीय एक ही होती है, जब वो एक नहीं रह करके कई हो जाती हैं तो बहुत सारा वो बंच सा इकट्ठा हो जाता है, मॉडिफाइड बंच, और वो कैसा लगता है, जैसे कोई विचेस ब्रूम, यानी क्या कहेंगे आप इसे, विचेस यानी दुष्ट जो आत्मा होते हैं उनका झाड़ू, जैसे आप हैरी पॉटर देखते होंगे, उसके हाथ में ब्रूम होती है, झाड़ू होती है। तो विचेस ब्रूम यहाँ पर यह किसी दुष्ट उसकी झाड़ू जैसा उन प्लांट जो है वो पूरा लगने लग जाता है। आपको क्या लगेगा कि इस प्लांट में जहाँ एक एक दो दो पत्तियाँ होनी चाहिए थी, बर्ड्स होनी चाहिए थी, वहाँ एक ही जगह पर बहुत सारी। तो सोच के देखिए, एक तो एक बर्ड को खाना मिले और एक छोटी छोटी अनेकों बर्ड्स को खाना मिले, तो डेफिनेटली फ्रूट का जो साइज़ है वो अफेक्ट होगा, पत्ती का साइज़ अफेक्ट होगा, या तो बंच में पत्तियाँ बन जाएंगी। तो इस प्रकार के
मॉडिफिकेशन को हम विचेस ब्रूम के नाम से जानते हैं। जो फिलोडी होता है उसमें क्या होता है कि जो कलर ब्रेकिंग हो जाती है, पेटल्स एक ही रंग की नहीं रह करके उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो वायरिसेंस के हो जाते हैं, धब्बेदार हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिलोडी। हेल्दी फ्रूट्स नहीं रहते। इन्फेक्टेड प्लांट्स पर आपको अनहेल्दी फ्रूट्स ही मिलेंगे, छोटे साइज़ के मिलेंगे। अगर फ्रूट बन भी जाता है, पहली बात या तो फ्रूट नहीं बनेगा, या बन गया तो उसमें सीड्स नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे, जिससे कि वो फिर दोबारा से जर्मिनेट नहीं कर सकते। तो जो इसकी डिजीज़ेज़ हैं वो प्लांट डिजीज़ेज़ आपको हमने बता दी हैं। जो ह्यूमन डिजीज़ेज़ हैं उसमें आप एटिपिकल निमोनिया होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है अफेक्ट। माइकोप्लाज्मा निमोनी के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन या कह लीजिए इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाना जेनाइटल्स में। प्लूरोनिमोनिया के लक्षण दिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा जो होमिनिस नाम की स्पीशीज़ होती है इसकी, उसके द्वारा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो कि माइकोप्लाज्मा ओरेल और सेलिवेरियम के द्वारा होता है। इनफर्टिलिटी आ सकती है ह्यूमन बीइंग्स में माइकोप्लाज्मा फर्मेंटोस के द्वारा, फर्मेंटेंस के द्वारा। ये अलग अलग स्पीशीज़ ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग बीमारियां फैलाती हैं। एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाती हैं जैसे जेनाइटल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाना। बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जो है वो माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के द्वारा होता है। साथ ही एग्लेक्टिया शीप में हो जाता है, गोट इज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टी। सिनोसाइटिस हो जाता है हैंस में। तो ये डिजीज़ेस की लिस्ट आपकी बुक्स में दी हुई है। और भी कई तरह की आपको अलग बीमारियां मिलेंगी उसमें आपकी बुक्स में। तो आपको जो उचित लगे 2-2, 3-3 बीमारी आप हर एक की आप लर्न कर लीजिए। अब ये बीमारियां जो हैं वो एक से दूसरे में फैलती कैसे हैं, यानी इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो इसका संचरण होता है बीमारियों का ट्रांसमिशन, वो माइकोप्लाज्मा प्लांट डिजीज़ का ट्रांसमिशन जो होता है वो स्पेशल टाइप के लीफ होपर के द्वारा हो सकता है। ये पानी, हवा या उससे नहीं होते। और ये ग्राफ्टिंग के द्वारा, जैसे एक डिजीज़ प्लांट से आप हेल्दी प्लांट में ग्राफ्ट करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। जो अमरबेल होती है वो जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के साथ में उसमें आती है तो डिजीज़ को स्प्रेड कर सकती है। साथ ही एफिड के द्वारा भी ये फैल सकता है। एफिड्स जो होते हैं, जब इंसेक्ट किसी प्लांट में, इन्फेक्टेड प्लांट्स में जूस लेता है, सक करता है जूस को, और फिर वो हेल्दी प्लांट में जा कर के बैठता है तो वो उस जूस को वहाँ छोड़ देता है और उसके सलाइवा के थ्रू ये बीमारी फैल सकती है। सो दीज आर फ्यू बायोमीडिया बाय विच माइकोप्लाज्मा कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स। तो इसका ट्रांसमिशन यानी संचरण आपको मालूम होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसकी कई फॉर्म्स ऐसी इंटरेस्टिंग हैं माइकोप्लाज्मा की, जैसे प्रोटोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट, एल फॉर्म्स। तो ये अलग है एक ही चीज़, आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो लाइसोजाइम जो टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, नेजल ड्रॉप्स में, वाइट ऑफ हैन जो होता है एग का, हैन का एग में होता है, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल को। और उसमें जो बैक्टीरियल सेल होती है वो बस्ट होकर के ऑस्मोटिक चेंज आने के कारण बस्ट हो जाती है। स्फीरोप्लास्ट जो बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि सेल वॉल ख़त्म हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है। तो अगर किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट हो जाए, कंप्लीटली हो जाए, तब तो आप उसे एल फॉर्म कहेंगे। अगर वो इनकम्प्लीटली ख़त्म होती है, अभी भी उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेल वॉल की, या बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई हैं लेकिन कुछ सेल वॉल अभी भी उसमें इनकम्प्लीट फॉर्म में मौजूद है, तो उसे हम स्फीरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। सो स्फीरोप्लास्ट बेसिकली अ बैक्टीरिया with destroyed cell wall, and its cell wall is not destroyed completely but many of the properties of cell wall are destroyed. काफ़ी कुछ जो सेल वॉल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई तो उसे स्फीरोप्लास्ट कहेंगे। जिसमें सेल वॉल पूरी तरह से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है उसे हम कहेंगे एल फॉर्म्स। और ये क्लीन बर्गर ने, नोबल नाम के जो साइंटिस्ट थे, 1935 में उन्होंने इसे ढूंढा था और उन्होंने लिस्टर इंस्टीट्यूट में इसे ढूंढा था। इसीलिए उस ऑनर में आप इसे एल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं ऐसे जीवों को। अब इसको कल्चर कैसे करेंगे आप, संवर्धन इसका कैसे करेंगे? तो जो कल्चर इसका है वो अगार मीडियम पर करेंगे। देखिए, आपको
जो इसका कल्चर है वो बैक्टीरियल कल्चर भी आपको पढ़ना है, वो भी इसी प्रकार से अगार मीडियम पर किया जाता है। अगार अगार आप सभी जानते हैं एक सॉलिडिफाइंग मीडियम है जो कि एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, जो मैराइन एल्गी होती हैं उनसे। तो कल्चर इसका करने के लिए, संवर्धन करने के लिए बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह से अगार मीडियम के ऊपर इसकी कॉलोनीज ग्रो हो जाती हैं। माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो फ्राइड एग्स की जैसे नज़र आती हैं। कुछ हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आपको उस पर दिखाई देते हैं। अगर आपको एल फॉर्म्स डेवलप करनी है तो बाय पेनिसिलिन एंड इट्स सिमिलर एंटीबायोटिक्स, बाय द रिएक्शन ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया, एल फॉर्म्स कैन अगेन बी कन्वर्टेड टू बैक्टीरिया। अब आप देखिए, अगर आपने विदाउट सेल वॉल एल फॉर्म्स कर ली हैं तो आप उन्हें किस प्रकार से पूरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेनिसिलिन आप यूज़ कर लीजिए और जो एंटीबायोटिक्स हैं आप उन्हें यूज़ करके उसे पूरे बैक्टीरिया में एल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज दे पजेस एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड ड्यू टू देयर इन्फेक्शन क्रोनिक डिजीजेस कैन अकर, मीन्स एल फॉर्म्स, एल फॉर्म के कारण, इसके कारण बीमारी हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, दैट एंटीबायोटिक इज गिवन बट एज सून एज द डोज ऑफ एंटीबायोटिक इज स्टॉप्ड, एल फॉर्म अगेन गेट्स कन्वर्टेड टू बैक्टीरियल सेल एंड द इन्फेक्शन स्टिल रिमेन्स। देखिए आप, इस प्रकार के जीव भी मौजूद हैं जो ये एल फॉर्म्स होते हैं। जैसी दवाई लेना, आप कई बार आपको कहा जाता है कि लगातार इसको आपको फॉलो करना है, जैसे ही 6-6 घंटे में बताइए तो आपको 6-6 घंटे, क्योंकि जैसे ही आप एंटीबायोटिक को स्टॉप करते हैं ये एल फॉर्म वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, बैक्टीरिया में, इनकी यानी सेल वॉल वापस बननी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में जो आज आपसे हमने शेयर किए। आपके कोर्स में क्या है वो आपको हमने बता दिया, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर वो आपको हमने बताया। तो आप इसे प्लीज़ रीड इट आउट, और फिर आप अगर कोई दिक्कत है, आपकी परेशानी है तो आप हमसे शेयर करें, उसे हम ज़रूर दूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लें, आपको अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।